Hello everyone, welcome to SSB test. In this video, we're going to do those questions that have been sent by you people, and you might be having doubt in all these questions. So let's start this video. So first question is, by selling 33 meter of cloth, a shopkeeper earns profit equivalent to cost price of 11 meter. Find the profit percent. एक शॉपकीपर 33 मीटर के क्लोथ को बेचता है तो उसे प्रॉफिट कितना होता है 11 मीटर का जितना भी कॉस्ट प्राइस होगा उतने उसे प्रॉफिट होता है। तो मुझे ये निकालना है कि टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना है। अब जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये जनरली एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, तो इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। हम लोगों को एक चीज पता है कि जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो हम किसके कंपैरिजन में निकालते हैं, दैट इज एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी। हमेशा प्रॉफिट या लॉस भी निकाल रहे हैं तो हम डिनोमिनेटर में, मतलब कोई भी हो, वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस, वी ऑलवेज टेक कॉस्ट प्राइस इन डिनोमिनेटर। दैट मीन्स दैट विद रेस्पेक्ट टू हम क्या ले रहे हैं, कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं। अगर मैं ये बोलूं कि मैंने 33 1 मीटर का, मैं मान लेता हूं कि 1 रुपए कॉस्ट है, 1 मीटर का कॉस्ट 1 रुपए है, तो 33 मीटर का कितना होगा, 33 रुपीज होगा। मैं मान लेता हूं कि अगर कॉस्ट प्राइस 33 रुपीज है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर 33 रुपीज है, मैंने कोई क्लोथ खरीदा, उसका कॉस्ट प्राइस मैंने 33 रुपीज रखा, और फिर मैंने जब उसे बेचा तो मैंने उस पर कितना प्रॉफिट कमाया, 11 मीटर का उसमें प्रॉफिट कमाया। मतलब मैं 1 मीटर में, अगर 1 मीटर का कॉस्ट अगर 1 रुपए ले रहा हूं तो 11 मीटर का कितना हो जाएगा, 11 रुपए। मतलब कि 33 रुपए की कोई चीज बेच के मैंने उस पर 11 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया है। ठीक है, तो मैंने प्रॉफिट कितने का कमा लिया है, 11 रुपीज का। अब आपको एक चीज पता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस मेरे को नहीं पता है, मैं निकाल लूंगा। कॉस्ट प्राइस मैंने ऑलरेडी लिखा है, दैट इज 33 एंड प्रॉफिट इज 11, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितने का हो जाएगा, 44। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 33 मीटर क्लोथ को 33 रुपए में खरीद के ला रहा हूं तो मैं उसी 33 मीटर क्लोथ को मैं 44 रुपीज के अंदर बेच रहा हूं। ठीक है, अब तो बिल्कुल सिंपल है, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, दैट इज प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। प्रॉफिट कितना है मेरा, 11 है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 33 है, इंटू में 100 है। ठीक है, तो इट विल गोइंग टू बी 33 1/3%, 33.33%। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब इसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चन है, बट चेंज क्या हुआ है, अगले क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट द डिफरेंस इज दैट here it is written that a shopkeeper earns a profit equivalent to selling price of 11 मीटर। यहाँ पे एक शॉपकीपर प्रॉफिट कमा रहा है 11 मीटर का जो सेलिंग प्राइस है उतना। अब आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जिसकी भी रेस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस के प्रॉफिट इक्विवेलेंट दिखाया हुआ है, तो मुझे ये वाली जो चीज है ये मुझे क्या लेट करनी पड़ेगी, मुझे लेट करना पड़ेगा कि ये कॉस्ट जो गिवन है, मैं मान लेता हूँ कि 1 मीटर का प्राइस मेरा कितना है, 1 रुपए है, तो 33 मीटर का क्या होगा, 33 रुपीज होगा। तो मुझे ये जो प्राइस है वो लेट करना है कि ये सेलिंग प्राइस है, जो भी इक्विवेलेंट गिवन होगा वो ही आपको लेट करना है। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया कि मेरा सेलिंग प्राइस 33 मीटर का कितना है, 33 है। अब यहाँ पे गिवन है कि शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। अब शॉपकीपर कितना कमा रहा है प्रॉफिट, दैट इज इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। तो प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा, अगर मैंने ऑलरेडी लेट किया हुआ है कि 1 मीटर का मेरा कितना कॉस्ट है, 1 रुपए है, तो 11 मीटर का कितना होगा, 11 रुपीज। तो मैं उसने प्रॉफिट कितना कमाया, जब वो 33 रुपए का बेच रहा है तो 33 रुपीज के बेचने के बाद उसे 11 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब मुझे पता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है, दैट इज प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 33, कॉस्ट प्राइस मुझे निकालनी है और प्रॉफिट मेरा कितना है, 11, तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आ जाएगा, 22। मतलब कि शॉपकीपर ने 22 रुपए का खरीदा होगा। शॉपकीपर ने 33 मीटर क्लोथ को खरीदा 22 रुपए के अंदर, और उसी 33 मीटर क्लोथ को उसने 33 रुपए के अंदर बेच दिया है। मतलब 11 रुपए प्रॉफिट में उसने बेच दिया है। अब मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। तो प्रॉफिट मेरा कितना है, दैट इज 11, सीपी मेरा कितना है, दैट इज 22 इंटू में 100, एंड इट विल गोइंग टू बी 50%।
ऑलवेज रिमेंबर दैट जो भी यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखा होगा आपको उसी चीज को ये चीज लेके चलना है. इफ इट इज रिटर्न सीपी देन यू हैव टू राइट दिस 33 मीटर का जो कॉस्ट होगा दैट विल बी टेकन एज सीपी. इफ इट इज रिटर्न एज एसपी देन यू हैव टू टेक दिस प्राइस ऑफ 33 मीटर क्लोज एज एसपी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पिछला था, बट यहाँ पे प्रॉफिट की जगह क्या लिखा है, लॉस लिखा है. बाय सेलिंग 33 मीटर क्लोथ ए लूजेस मनी इक्विवेलेंट टू एसपी ऑफ 11 मीटर. 33 मीटर क्लोथ को बेचने के बाद एक शॉपकीपर को कितना लॉस होता है, 11 मीटर का जितना सेलिंग प्राइस है उतना लॉस होता है. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था यहाँ सेलिंग प्राइस है तो इसका भी कॉस्ट आप क्या लोगे, सेलिंग प्राइस. तो मैं मान लेता हूँ कि 1 मीटर का प्राइस कितना है, 1 रुपीज है. तो 33 मीटर का कितना होगा, इट विल बी 33 रुपीज. तो सेलिंग प्राइस कितना है, उसने 33 मीटर के क्लोथ को 33 रुपीज में बेच दिया है. ठीक है. अब लिखा है कि उसने जब 33 रुपए में बेचा तो उसे लॉस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर. तो मुझे पता है कि 1 रुपए का 1 मीटर का कितना कॉस्ट है, 1 रुपए है, तो 11 मीटर का कितना होगा, 11 रुपीज. तो उसे लॉस हुआ है जब वो 33 रुपए की 33 रुपए में उस क्लोथ को बेच रहा है तो उसे 11 रुपए का लॉस हो रहा है. तो लॉस मेरे को 11 रुपए का हो रहा है. तो मुझे पता है लॉस क्या होता है, लॉस इज सीपी माइनस एसपी. लॉस के अंदर सीपी बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है. तो लॉस मेरे को 11 रुपए का हुआ, कॉस्ट प्राइस नहीं पता है और सेलिंग प्राइस है मेरा 33. तो सीपी विल गोइंग टू बी 44. तो सीपी मेरा हो जाएगा 44. अब सिंपल है, लॉस परसेंट निकालना है. तो लॉस मेरा कितना होगा, सो लॉस परसेंट इज इक्वल टू, लॉस मेरा हुआ 11 रुपए का और कॉस्ट प्राइस है मेरा 44 इंटू में 100. सो इट विल गोइंग टू बी 25%. तो जो उसे लॉस हुआ है दैट इज इक्वल टू 25%. सो आई होप आप लोगों को ये तीनों फॉर्म्स है ये समझ में आए होंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि एक आदमी है, ही बॉट ए वॉच एंड ए पेन एट द रेट ऑफ ₹1564 ईच. एक आदमी एक वॉच और एक पेन को खरीदता है 1564 रुपए में, दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम है. वो वॉच को 23% प्रॉफिट में बेचता है और पेन को 23% लॉस के अंदर बेचता है. सो व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस. तो मैं मान लेता हूँ कि वॉच का CP1 है कॉस्ट प्राइस, सो इट इज 1564. आई विल डू इट विद टू मेथड, दैट इज मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड एंड कन्वेंशनल मेथड. तो पहले मैं आपको कन्वेंशनल मेथड से करके दिखाता हूँ. तो मैंने CP1 मान लिया वॉच का कॉस्ट प्राइस और CP2 मान लिया मैंने पेन का कॉस्ट प्राइस. ठीक है. अब पहले वाले पे इसने 23% प्रॉफिट लिया तो SP1 मेरा क्या आ जाएगा, सो इट विल बी 1564 इंटू में 123/100. और दूसरे वाले पे लॉस हुआ है तो मैंने SP2 मान लिया दैट इज 1564 इंटू में 87 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 77 डिवाइडेड बाय 100. तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सो इट विल बी SP1 प्लस SP2, सो इट विल गोइंग टू बी 1564 कॉमन and it will be 123 divided by 100 plus 77 divided by 100. So it will going to be 1564 into में 200 divided by 100. So it will going to be 2 and it will going to be 3128. तो टोटल मेरा कितना आ गया, 3128 आ गया. तो यहाँ से मुझे सेलिंग प्राइस ऑलरेडी मिल चुका है दैट इज 3128. ठीक है. अब कॉस्ट प्राइस मेरा कितना होगा, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस विल बी CP इज इक्वल टू 1564 प्लस 1564, सो इट विल ऑल्सो गोइंग टू बी 3128. तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 3128 है, सेलिंग प्राइस भी 3128 है. तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हो जाएगा, इट विल गोइंग टू बी 0. तो इट विल गोइंग टू बी नो प्रॉफिट नो लॉस. नो प्रॉफिट नो लॉस होगा इस क्वेश्चन के अंदर. अगर मैं इसे और भी सिंपल तरीके से करके दिखाऊं, तो अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन से करें तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में मैं यहाँ प्रॉफिट और लॉस लिख लेता हूँ. सो दिस इज मेथड 2 बाय यूजिंग मिक्सचर एंड एलिगेशन. ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्लस 23% उसे प्रॉफिट हुआ, माइनस 23% उसे लॉस हुआ. ओवरऑल उसे कितना हो रहा है ये मुझे नहीं पता है. और यहाँ पे मेरा क्या आता है, क्वांटिटी आता है. तो क्वांटिटी यहाँ पे 1 है, या यहाँ पे आता है मेरा कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस लिख लिया यहाँ पे 1, इसका भी 1 क्योंकि 1564 है इसका भी और 1564 है इसका भी. तो इसे मैं 23 और 23 भी लिख सकता हूँ क्योंकि इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूंगा so it should going to be 1:1. and you know that in mixture and alligation
द एडिशन ऑफ दीज टू शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अबव टू। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे इट विल बी 46 और इन दोनों को माइनस करोगे तो इट विल बिकम माइनस माइनस पॉजिटिव, सो इट विल ऑल्सो गोइंग टू बी 46। अब आप इसे सॉल्व कर लो तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0। 23 माइनस, ये आपको पता ही है कि एक वैल्यू ये सेंट्रल वैल्यू से बड़ी होती है और एक वैल्यू छोटी होती है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे एक वैल्यू 23 है और एक वैल्यू -23 है। So it will going to be 0, 23 minus 0 that is 23 and 0 minus -23 it will going to be 23। तो ओवरऑल मेरे को कितना हो रहा है, 0 आ रहा है, दैट मीन्स दैट नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अब इसमें लिखा है कि अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट द रेट ऑफ 20% प्रॉफिट। एक आदमी किसी आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचता है। Had he bought it for 10% less and sold for 12 less than before, he would have earned 30% profit। अगर वो आदमी इसी आर्टिकल को जो पहले MRP से लिया था, जो पहले कॉस्ट प्राइस से लिया था, उससे 10% कम में खरीदता है और उसे 12 रुपए कम में बेचता है तो फिर भी उसे 30% का प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले मैं इसे कन्वेंशनल तरीके से करके दिखाता हूँ। मान लेता हूँ कि मेरा कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग में था X, ठीक है। अब इसी कॉस्ट प्राइस पे वो 20% प्रॉफिट कमाता है तो उसे सेलिंग प्राइस कितना हो गया, मैं SP1 ले लेता हूँ स्टार्टिंग में, तो उसे कितने का हो गया, 1.2x में वो बेच देता है। Had he bought it for 10% less, अगर वो सेम आर्टिकल जो पहले X में लाया था उसे 10% कम में लाता है, मतलब 90% प्राइस पे लाता है, तो CP2 मेरा कितना हो जाएगा, 90% ऑफ X, दैट विल गोइंग टू बी 0.9x। अगर वो सेम आर्टिकल को 0.9x रुपीज में लाता है और 12 रुपए कम में बेचता है तो फिर भी उसे 30% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हमेशा आपको पता है कि प्रॉफिट किस पे निकलता है या लॉस किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो उसे 0.9x का लाता है तो इस पे उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है 30% का प्रॉफिट। तो 0.9x पे 30% का प्रॉफिट निकालोगे तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना आएगा आपका, इट विल गोइंग टू बी 0.9x इंटू में 130 डिवाइडेड बाय 100, so it will going to be 1.17x। मतलब वो अगर 0.9x का ला रहा है तो वो बेच कितने का रहा है, 1.17x का बेच रहा है। अब एक और चीज यहाँ पे नोट करने की ये है कि एक स्टेटमेंट लिखी थी कि he has also sold it for 12 less than before, 12 रुपए कम में उसे बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो 1.2x का बेच रहा था, अब इसमें 12 रुपए कम कर रहा है तो अब कितने का बेच रहा है, ये 1.17x का बेच रहा है। मतलब जो पहले उसका सेलिंग प्राइस था उसमें से मैं 12 को माइनस कर रहा हूं तो मेरा अभी जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस बन रहा है। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे इट विल गोइंग टू बी 0.03x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू, तो इसे सॉल्व करोगे इट विल गोइंग टू बी 400। तो यहां से आपको एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पता लग गया कि कितना है, 400। तो ये हो गया मेरा कन्वेंशनल तरीका। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको इसे सॉल्व करना है दूसरे वाले मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, तो आप कैसे करोगे। तो लेट्स अज्यूम दैट मैं 100 एक एज्यूम्ड कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं, 100 मेरा एज्यूम कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि इसे 10% लेस में खरीदता है, तो 10% लेस में मतलब वो 90 रुपए में इसे खरीदता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में उसने कितने का बेचा था, इसने कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा था, 20% प्रॉफिट पे बेचा था, तो 120 में उसे इसने बेचा था। अब इसने किया क्या है कि ये 90 रुपए का खरीदा है और इस पे इसने 30% प्रॉफिट कमाया है, तो 90 पे 30% का प्रॉफिट कितना हो गया, 90 पे 30% प्रॉफिट हो गया, इट विल गोइंग टू बी 117। मतलब कि उसने कोई चीज 90 रुपए की खरीदी तो कितने की बेची, 117 रुपए की बेची है, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इट हैज सोल्ड फॉर 12 लेस देन बिफोर, मतलब वो पहले कोई चीज 120 रुपए की बेच रहा था, अब वो 117 रुपए की उस चीज को बेच रहा है। पर डिफरेंस ये है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस ऑलरेडी गिवन है, दैट इज ₹12 का डिफरेंस ऑलरेडी गिवन है इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो 120 माइनस 117 दैट इज 3। अगर वो कोई चीज पहले 120 रुपए की खरीद रहा था और अभी वो 117 रुपए की बेच रहा है, तो मतलब वो
पहले जितनी की खरीद रहा था उससे 12 रुपए कम में बेच रहा है, बट यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में वो 3 का आ रहा है, तो ये 3 का ना होके कितने का गिवन है, 12 का गिवन है, मतलब 4 टाइम्स ज्यादा गिवन है। तो उसी तरीके से जो स्टार्टिंग में जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा, इट शुड बी 4 टाइम्स, सो दैट विल गोइंग टू बी 400। तो यहाँ पे ये पता लगता है कि जो उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा, 400। अगर मैं बोलूं कि 10% कम करने के बाद उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, सो इट विल गोइंग टू बी इनटू में 4, दैट इज 360। उसके बाद कितना रहा होगा, 360। बट क्वेश्चन में पूछा कि एक्चुअल स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस कितना था, व्हाट इज द सीपी, स्टार्टिंग में था मेरा 400, सो इट विल गोइंग टू बी माय आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि a shopkeeper sell a watch for rupees 575 and makes a profit of 15%। एक शॉपकीपर है, वो एक वॉच को 575 रुपीज में बेचता है और 15% प्रॉफिट कमाता है। तो मैं यहाँ 15% लिख लेता हूँ और इसे फ्रैक्शन में लिखूंगा, सो इट विल गोइंग टू बी 3/20। तो ये 20 मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस, 3 मेरा हो गया प्रॉफिट, और अगर मैं बोलूँ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस क्या होगा, सो इट विल बी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये हमें पता ही है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मेरा क्या होगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस मेरा क्या होगा, इट विल गोइंग टू बी 23। ये सब फ्रैक्शन है, एज्यूम्ड है, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट गिवन है, ही सेल्स अ डिफरेंट वॉच एट ए लॉस ऑफ 10%। दूसरी वाली ये 10% लॉस पे बेचता है, सो दैट मींस दैट 1/10, 10 मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा लॉस है, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, अब ओवरऑल ही नीदर गेन्स और लूजेस। अब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब लिखा है कि ओवरऑल उसे कोई गेन या प्रॉफिट नहीं होता है। पहले पे वो 15% प्रॉफिट ले रहा है, दूसरे पे वो 10% लॉस ले रहा है, यहाँ पे लिख दिया मैंने -10। ओवरऑल उसे 0% प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस आता है, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है जनरली वही आती है। जैसे आप किसी भी चीज का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो जो चीज डिनोमिनेटर में होगी वो नीचे यहाँ पे आती है। जैसे एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्वांटिटी आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा। तो इसे आप सॉल्व करोगे, सो इट विल गोइंग टू बी 10 हियर, 0 माइनस -10 एंड 15 माइनस 0, इट विल बी 50। तो कॉस्ट प्राइस 10 और 15 आ गए, मतलब कॉस्ट CP1/CP2 का रेशियो मेरा कितना आ गया, 10/15। इट विल गोइंग टू बी 2:3। 2/3 मेरा CP1 और CP2 का रेशियो आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि मेरा जो पहली वॉच है उसका सेलिंग प्राइस 575 है, मतलब ये मैंने जो 23 निकाला था ये 23 ना होके कितना गिवन है, 575 गिवन है। दैट मीन्स दैट इफ आई हैव अज्यूम 23 एज माय कॉस्ट सेलिंग प्राइस, देन माय रियल वैल्यू इज 25 टाइम्स मोर देन माय अज्यूम्ड वैल्यू। तो ये 25 टाइम मेरी अज्यूम्ड वैल्यू है, तो मेरी कॉस्ट प्राइस भी कितनी होगी, 25 टाइम्स मोर होगी। सो इट विल गोइंग टू बी 500। तो मेरा जो पहले वाली वॉच है उसका कॉस्ट प्राइस आ गया 500, मतलब ये CP1 जो 2 यहाँ पे गिवन है इसका एक्चुअल में प्राइस कितना है, 500। कितना टाइम ज्यादा है, 2 से 250 टाइम ज्यादा है। तो ये नीचे वैल्यू भी वैल्यू मेरी 250 टाइम ज्यादा होनी चाहिए, सिंस दे आर इन रेशियो। तो दूसरे वाले की कितनी आ जाएगी, 750। ओवरऑल मेरे को CP1 CP2 पता लग गया है, पहले वाले का है 500, दूसरे वाले का है 750। ठीक है, अब आप सब कुछ आपको पता ही है। अब आपको CP2, ये मैंने यहाँ पे जो 10 लिखा था ये कितना है, 10 ना होके 750 है, ये मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। कितना टाइम ज्यादा है, 75 टाइम ज्यादा है। तो सेलिंग प्राइस भी मेरा कितना होगा, 75% ज्यादा होगा। सो इट विल गोइंग टू बी 75 इंटू में 9, दैट विल गोइंग टू बी 675। राइट, तो अब आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड वॉच। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड वॉच आपको पता ही लग गया है, 750 होगा। कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको सब कुछ करके दिखा दिया है। अगर आपको डाउट है कि मैंने सही किया है गलत किया, आप ऐड कर लेना CP1 और CP2 को। तो 500 प्लस 750 इट विल गोइंग टू बी 1250। ठीक है, सिमिलरली सेलिंग प्राइस को ऐड कर लो, दैट इज SP1 एंड SP2। SP1 मेरा है 575 और SP2 मेरा है 675। इन दोनों को आप ऐड करोगे, इट विल गोइंग टू बी 1250। तो मतलब ओवरऑल सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बिल्कुल दोनों सेम है। दैट मींस दैट कोई ओवरऑल प्रॉफिट ना लॉस हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है। दैट मींस दैट व्हाटएवर द वैल्यू वी हैव गॉट इट इज करेक्ट। तो मेरा जो क्वेश्चन का आंसर है सेकंड वॉच का, इट विल गोइंग टू बी 750। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, A and B work together to build a wall of 221 मीटर लॉन्ग। तो टोटल ओवरऑल वर्क डन कितना करना है, मेरे को एक वॉल को बनाना है जिसकी लेंथ होगी 221 मीटर।
and A and B they both work together and build a wall in 100 by 9 days. उन्हें टोटल 100 by 9 days लगते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट गिवन है कि इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज विद ए स्टार्टिंग द वर्क इट टेक्स 89 by 4 days टू बिल्ड द सेम वॉल. अब ए और बी दोनों अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, मतलब पहले दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी. इस तरीके से ये काम को करते हैं. ठीक है. तो टोटल ये कितने डेज काम करते हैं? 89 by 4 days. तो 89 by 4 days का मतलब क्या हुआ? इट इज 22 1 by 4 days. ठीक है. If A and B work together and build a similar wall twice the length and earn a total of $1,800 profit, then find the B share of earning. तो अब दोनों एक साथ काम करते हैं और सिमिलर वॉल को बनाते हैं, बट जो लेंथ है उसकी कितनी हो जाएगी? ट्वाइस. पहले 221 बना रहे थे, अब 442 मीटर को बनाएंगे और प्रॉफिट कमाते हैं $1,800 का. तो हमें बी का शेयर निकालना है. ठीक है. तो सबसे पहले तो हमें एक चीज करनी है यहाँ पे कि मुझे एक फॉर्मूला पता है, दैट इज M1 D1 अपॉन में W1. ये शायद आप लोगों ने जब वर्क एंड टाइम के किए होंगे तो ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन में W2. जब W1 और W2 दोनों सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे. अब मैं लेट करता हूँ कि दोनों में वॉल तो बिल्कुल सेम बना रही है. पहला केस लिखोगे लेके देखोगे तो 221 मीटर लॉन्ग वॉल को बनाना है और 100 by 9 डेज में बनाना है. सिमिलरली दूसरे केस के अंदर भी वो अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं, बट वॉल मेरी 221 मीटर की बननी है और डेज मेरे वैरी कर रहे हैं. ठीक है. पहले वाले में 11 कुछ डेज लग रहे हैं, दूसरे वाले में उससे जस्ट डबल, दैट इज 22 कुछ डेज लग रहे हैं. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी ले लूँ, ए की एफिशिएंसी में ए ले लेता हूँ और बी की एफिशिएंसी में बी ले लेता हूँ. ठीक है. अब ए की एफिशिएंसी ए ले ली और बी की एफिशिएंसी बी ले ली और कितने दिन काम किया है? 100 by 9 डेज उन्होंने काम किया है. ठीक है. और वर्क डन मेरा हो गया 221 मीटर का. सिमिलरली अब मैं देखता हूं कि जब वो अल्टरनेट डेज में काम करते हैं तो पहले दिन कौन काम करेगा? ए काम करेगा, दूसरे दिन फिर बी काम करेगा, फिर अगले दिन ए काम करेगा और दूसरे अगले दिन बी काम करेगा. तो मुझे पता है मेरी एफिशिएंसी ए की और बी की क्या है? ए और बी रेस्पेक्टिवली है. तो पहले दिन ए काम कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी होती यही है, वर्क डन पर यूनिट डे. तो एक दिन में ए कितना यूनिट काम करेगा? ए यूनिट काम करेगा. तो 22 डेज पूरे जब ये काम करेंगे तो 11 दिन तो ए काम करेगा और 11 दिन बी काम करेगा. तो टोटल काम ए और बी कितना करेंगे? 11 ए प्लस 11 बी. पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी, फिर ए फिर बी. तो टोटल 22 दिन के अंदर 11 दिन तो ए काम करेगा और 11 दिन बी. तो टोटल काम दोनों मिलकर कितना करेंगे 22 दिन में? 11 ए प्लस 11 बी. अब 22 दिन के बाद किसकी चांस आएगी? ए की चांस आएगी और वो कितने दिन काम करेगा? 1 by 4 डेज. तो मतलब ए बाय 4 टोटल वो काम करेगा. तो टोटल जो काम हो रहा है इन लोगों के द्वारा 22 1 by 4 डेज के अंदर वो कितना हो रहा है? इट इज 11 ए प्लस बी प्लस ए बाय 4 और टोटल वर्क डन कितना हो रहा है? 221. बस ये चीज ही समझने की है इस क्वेश्चन के अंदर. अब यहां से आप ये 221 कैंसिल हो गया है. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करोगे, यहां पर आप इसे फर्दर सॉल्व करते हो, मैंने साइड वाला रफ कर दिया है. सो इट विल गोइंग टू बी ए प्लस बी 100 by 9. मैं इस a प्लस बी ये पूरे को यहाँ पे ले आता हूँ, माइनस 11 इंटू में a प्लस बी इज इक्वल टू a बाय 4. इसे आप सॉल्व करोगे सो इट विल बी a प्लस बी कॉमन एंड 100 by 9 माइनस 11 इज इक्वल टू a बाय 4. तो यहाँ से सॉल्व करोगे इट विल बी a प्लस बी इंटू में 1 by 9 इज इक्वल टू a बाय 4. तो a बाय 9 प्लस b बाय 9 इज इक्वल टू a बाय 4. तो ए एक साइड ले जाए और बी दूसरी साइड. सो इट विल गोइंग टू बी a बाय 9 माइनस a बाय 4 इज इक्वल टू b बाय 9. और यू कैन से 36 विल गोइंग टू बी एलसीएम ऑफ दिस. तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ. सो इट विल गोइंग टू बी 36 इज एलसीएम एंड हेयर विल गोइंग टू हैव 4a माइनस 9a इज इक्वल टू b बाय 9. 4a माइनस 9a इज इक्वल टू b बाय 9. 4a माइनस 9a इज इक्वल टू b बाय 9. 4a माइनस 9a इज इक्वल टू b बाय 9. 4a माइनस 9a इज इक्वल टू b बाय 9. 4a माइनस 9a इज इक्वल टू b बाय 9. 4a माइनस 9a इज इक्वल टू b बाय 9. 4a माइनस 9a इज इक्वल टू b बाय 9. 4a माइनस 9a इज इक्वल टू b बाय 9. 4a माइनस 9a इज इक्वल टू b बाय 9. 4a माइनस 9a इज इक्वल टू b बाय 9. 4a माइनस 9a इज इक्वल टू b बाय 9. 4a माइनस 9a इज इक्वल टू b बाय 9. 4a माइनस 9a इज इक्वल टू b बाय 9. 4a माइनस 9a इज इक्वल टू b बाय 9. 4a माइनस 9a इज इक्वल टू b बाय 9. 4a माइनस
यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें कि ये माइनस बी बाय 9 है, तो ये यहाँ पे मैंने माइनस बी बाय 9 कर दिया, सो इट विल बी 5a बाय 36 इज इक्वल टू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बी b बाय 9। तो इसे सॉल्व कर लेना आप, और a बाई बी का जो रेशियो आएगा इट विल गोइंग टू बी 4/5। a बाई बी का जो एफिशिएंसी है, अब मैंने आपको ऑलरेडी पता है, मैंने एफिशिएंसी ए की लेट की थी और बी की, दैट मीन्स वर्क डन पर यूनिट डे ए का था 4 और बी का हो जाएगा 5। ठीक है, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना भी हो, कितना भी वो काम करे तो उसमें दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 4/5 का होगा। अब 1800 प्रॉफिट हुआ है, 1800 प्रॉफिट के अंदर जो दोनों की एफिशिएंसी है वो कितनी है, 4 और 5 है। अब मुझे बी का शेयर निकालना है, दैट मीन्स 5/9। बी का शेयर कितना होगा, 5/9 होगा, सो इट विल गोइंग टू बी 200, दैट मीन्स $1800 का अगर काम हो रहा है तो उसमें $1000 तो मिलेंगे बी को और बाकी $800 मिलेंगे ए को। तो मुझसे पूछा है बी को कितने मिलेंगे, इट विल गोइंग टू बी $1000। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन हियर इज, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि एक नंबर है, उसे हम सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं 4 से और अगेन फिर 5 से। सक्सेसिवली डिवाइड का मतलब ये है कि अगर मान लो मैं 9 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो सक्सेसिवली डिवाइड अगर मैं 2 और 3 से करना है तो मैंने 2 से डिवाइड किया, सो इट विल गोइंग टू बी 2 4 8, रिमाइंडर इज 1, एंड अगेन दिस 4 दैट इज क्वोशंट, जो आंसर आ रहा है अगेन 4 इज डिवाइडेड बाय 3। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको डिवाइजर आपका हमेशा चेंज हो रहा है, डिविडेंड आपका हमेशा चेंज हो रहा है, सेम नहीं रह रहा है। जैसे यहाँ पे डिविडेंड था 9, अब यहाँ पे डिविडेंड हो गया 4। बस यही चीज का ध्यान रखना है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग इन दिस क्वेश्चन। तो अब आप इस क्वेश्चन में देखना कि सबसे पहले एक नंबर लिया है हमने, उसे 4 और उसके बाद हमने उसे 5 से डिवाइड किया, तो हमारा रिमाइंडर आया 1 और 4 रेस्पेक्टिवली। तो ओरिजिनली मैं मान लेता हूं कि मेरा जो डिविडेंड था, ओरिजिनली डिविडेंड ये मैंने मान लिया कि मेरा है ए। ठीक है, अब इस ए डिविडेंड को मैंने डिवाइड किया 4 से, तो आपको एक फॉर्मूला तो पता है, ये शायद हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोशेंट प्लस रिमाइंडर। दैट मीन्स डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर मतलब 2 इंटू में 4 8 प्लस 1 9, तो यही आ जाता है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू में कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो वही चीज होती है। तो मैंने किस, डिवाइजर मेरा कितना है, 4 है, कोशेंट मेरा कितना आ रहा है ये मुझे नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूं कि मेरा कोशेंट आएगा b, प्लस रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है, ऑलरेडी गिवन है 1। ठीक है, अब मैंने आपको ये इसमें बताया था कि जो आंसर आ रहा है उसको मैं डिवाइड करूंगा अपने नेक्स्ट डिवाइजर से, तो मतलब ये जो b है ये मेरा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा डिविडेंड बन गया b, डिवाइजर मेरा क्या हो गया 5, कोशेंट मेरा क्या होगा, ये मुझे, मैं मान लेता हूं कि कोशेंट मेरा 1 होगा। ठीक है, प्लस रिमाइंडर मेरा क्या होगा, 4 आएगा। मैंने यहाँ पे 1 इसलिए लिया है ताकि मैं सबसे छोटा सा छोटा नंबर निकाल सकूं और मेरी कैलकुलेशन कम हो सके। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप क्वेश्चन क्या लेना चाह रहे हैं, बट आपका रिमाइंडर वही रहना चाहिए 5, डिवाइजर वही रहना चाहिए। पहले वाले के अंदर क्वेश्चन हमें यहाँ पे डिविडेंड बनाना था, इसीलिए मैंने बी एज्यूम किया था। तो बी की वैल्यू यहाँ से ओवरऑल कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, और ए की वैल्यू मेरी कितनी बन जाएगी, इट विल गोइंग टू बी 4 इंटू में 9 प्लस 1, सो दैट इज 37। अब आप अगर 37 को डिवाइड करोगे 4 से तो मेरा कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। अब 37 को डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर आया 1 और क्वोशंट आया 9, और 9 को आप फर्दर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आया 4, तो मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन अब ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो मुझे ओरिजिनली नंबर मेरे को मिल गया है 37। अब 37 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, सो 37 डिवाइडेड बाय 5 इट विल गोइंग टू बी 7 2/5। 7 हो गया मेरा क्वोशंट, 2 हो गया रिमाइंडर, 5 हो गया डिवाइजर। अब ये फर्दर ये क्वेश्चन को डिवाइड करना है मुझे 4 से, सो इट विल बी 7 डिवाइडेड बाय 4, सो इट विल बी 1 3/4। 1 मेरा हो गया क्वोशंट, 3 हो गया रिमाइंडर, 4 हो गया डिवाइजर। तो अब यहाँ पे मुझसे पूछा है कि रिमाइंडर्स मेरे क्या क्या आएंगे, तो रिमाइंडर्स पहले वाले में मेरा आ रहा है 2, दूसरे वाले में आ रहा है 3, तो सक्सेसिव रिमाइंडर्स विल बी 2 and 3। तो ये दोनों मेरे हो गए करेक्ट आंसर।